चौधरी अपनी हवेली के आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुखदेव, जो चौधरी का नौकर था, आंगन की सफाई कर रहा था। सुखदेव, जरा इधर आओ। सुखदेव झाड़ू रोककर चौधरी के पास पहुंचता है। हुकुम बताइए। कल पूनम की दोस्त शहर से आ रही है, याद रखना उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जैसा आप कहे हुकुम। और हाँ, पूनम का कमरा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुखदेव सिर हिलाकर सहमति जताता है और वापस काम पर लग जाता है। पापा, मेरी दोस्त शहर में बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। जब वो यहाँ आएगी ना, तब गांव वालों को पता चलेगा कि मेरी संगत कैसी है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है पूनम, तुम्हारी खूबसूरती ही सब कुछ कह देती है। हाँ पापा, लेकिन मुझे काले और बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चौधरी मुस्कुराता है, लेकिन सहदेव, जो अंदर से ये सब सुन रहा था, परेशान हो जाता है। अगली सुबह सुखदेव अपनी बीवी से कहता है, कालो को आज मेरे साथ हवेली चलने दो, बेहद काम पड़ा है, अकेले मुझसे नहीं होगा। लेकिन कालो का रंग काला है। मैंने सुना है कि चौधरी की बेटी पूनम को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं कौन सा कालू और पूनम की शादी करवाने ले जा रहा हूँ, मैं उसे काम में हाथ बटाने के लिए ले जा रहा हूँ। बेटा तैयार हो जा, चल मेरे साथ हवेली चल। ठीक है बाबा। कालो अपनी लकड़ी काटने का काम छोड़कर तैयार होने चला जाता है। सुखदेव की बीवी परेशान नजरों से दोनों को देखती है। सुखदेव और कालो हवेली पहुंचते हैं। कालो एक ट्रे में चाय का कप लेकर पूनम के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में पूनम अपनी दोस्त अर्चना के साथ बैठी हुई थी। देखो अर्चना, इस गांव में सुंदरता सिर्फ मेरे पास है। मेरी तरह सुंदर और कोई भी नहीं। कालो दरवाजा खटखटाता है और ट्रे लेकर अंदर आता है। पूनम उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। ये कौन है? मैं कालो हूँ, चाय लेकर आया हूँ। ये काला लड़का मेरी हवेली में क्यों आया? ये तो मेरी खूबसूरती की बेइज्जती है। अर्चना पूनम की ओर देखती है और हंसने लगती है। ऐसे बदसूरत लोग इस हवेली में नहीं आ सकते, तुम बाहर जाओ। कालो मायूस होकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुखदेव कालो को रोते हुए देखता है। वो गुस्से में पूनम के कमरे की ओर बढ़ता है। पूनम बिटिया, तुमने मेरे बेटे की बेइज्जती क्यों की? बेइज्जती? मैंने सच कहा। काले लोगों की हमारी हवेली में कोई जगह नहीं है। चौधरी अंदर आता है और पूनम के पास खड़ा हो जाता है। मालिक, ये क्या तरीका है? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? पूनम सही कह रही है। मैं नहीं चाहता कि इस कस्बे में काले लोग रहे। अगर तुम्हें बुरा लगा तो अपनी शिकायत अपने पास रखो। सुन लो, इस गांव में अब सिर्फ गोरे लोग रहेंगे। काले लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं। बेचारा कालो अपने परिवार के साथ अपना सामान बांधकर गांव छोड़कर जाने लगता है। बाबा, क्या हमारा रंग इतना बुरा है कि हमें हमारे ही कस्बे से निकाल दिया गया? बेटा, ये दुनिया रंग रूप को देखती है, लेकिन एक दिन सच और कर्मों से सब बदल जाएगा। कालो और सुखदेव और उसकी बीवी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। बेटा, तेरा चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। माँ, क्या हमारे जैसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते? मैं इस काले रंग से नफरत करता हूँ। इसने हमें सबकी नजरों में नीचा कर दिया। बेटा, रंग भगवान की देन है, इसमें तेरी गलती नहीं, मगर लोग समझते कहाँ हैं। बेटा, खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को दिखा कि तू भी किसी से कम नहीं है। कालो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है।
कालो जंगल में अकेला घूमने लगा। अचानक वो एक लड़के से टकराता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस अपने दुखों से भाग रहा हूँ। दुख? तुम्हारा चेहरा तो काफी अच्छा लग रहा है। दुख किस बात का? मेरा नाम ही कालो है। मुझे मेरे काले रंग की वजह से अपने कस्बे से निकाल दिया गया। अब मैं अपने इस रंग से नफरत करता हूँ। मेरा नाम मोहन है और देखो मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन मुझे कभी अपने रंग से शिकायत नहीं हुई। कैसे? क्या लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते? उड़ाते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा काम और मेरे कर्म ही मुझे महान बनाएंगे, ना कि मेरा रंग। कालो गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कस्बे ने ठुकरा दिया है। भाई, लोग तुम्हें याद तब करेंगे जब तुम कोई ऐसा काम करोगे जिससे उन्हें तुम पर फक्र हो। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारा रंग भूल जाए और तुम्हारी कहानी सुनाए। कालो की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास झलकता है। वो मोहन को शुक्रिया कहता है। तुम्हारी बातें मेरे दिल तक पहुंच गई मोहन। मैं खुद को साबित करूंगा। कालो जंगल में काम करने लगता है। दरख्त बचाने की कोशिश करने लगता है। एक दिन उसे जख्मी बाघ का बच्चा मिलता है। अरे, ये तो बहुत बुरी तरह से घायल है। इसे मुझे ठीक करना होगा। वो शावक को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। उसकी माँ जड़ी बूटियों का लेप बनाती है। बेटा, ये काम खतरनाक है, पर तू जो कर रहा है वो सही है। माँ, मुझे अब कोई डर नहीं है। मोहन ने मुझे सिखा दिया है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। कुछ हफ्तों की देखभाल के बाद शावक ठीक हो जाता है। वो जंगल में लौट जाता है। एक दिन एक पर्यावरण विशेषज्ञ जंगल में आता है और कालो के काम से प्रभावित होकर कहता है, ये सब तुमने कैसे किया? जी, बस अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहा हूँ। तुम्हारा काम पूरे मुल्क में मशहूर होना चाहिए। मैं तुम्हें पर्यावरण संरक्षण खिताब के लिए सिफारिश करूँगा। कालो का नाम जल्द ही अखबारों और टीवी पर आने लगता है। वो जंगल का रक्षक बन जाता है। चौधरी अखबार पढ़ रहा है। पूनम भी साथ बैठी थी। अचानक पूनम अखबार में कालो की तस्वीर देखती है। ये तो वही लड़का है जिसे हमने गांव से निकाल दिया था। हाँ, और आज जो पूरे देश में मशहूर है। पापा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें उसे गांव बुलाकर माफी मांगनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। हमें उससे सीख लेनी चाहिए। गांव में कालो के स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया गया। चौधरी और पूनम ने उसे इज्जत के साथ मंच पर बुलाया। कालो, हमें माफ कर दो। हमसे बेहद बड़ी भूल हुई। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके रंग से। कालो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने जो बर्ताव किया वो गलत था। तुमने हमारी सोच बदल दी। कालो मुस्कुराता हुआ खड़ा था। वो माइक उठाकर कहता है, दोस्तों, रंग रूप से कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्म और सच्चाई से खुद को साबित करना चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो तो दुनिया का नजरिया बदलने में देर नहीं लगती। गांव वाले तालियां बजाते हैं। कालो के मम्मी पापा गर्व से भर जाते हैं। चौधरी और पूनम उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। कालो अब गांव में सबका आदर्श बन चुका था। वो अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है।